जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने प्रिय ब्रेन ट्रेन चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। संविधान के मौलिक अधिकारों में से भी एक पर्टिकुलर केस को लेकर मैं चल रहा हूँ, पर्टिकुलर मामले को लेकर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जब न्यायालय कहा जाता है संविधान में, कोर्ट, इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय से मतलब ये होता है कि जो जो उनकी नज़ीर होती है, जो वो फैसला देते हैं, वो कानून की तरह बाध्यकारी होता है, दैट इज़ बाइंडिंग। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड, न्यायालय का अवलोकन है। अवलोकन बाध्यकारी नहीं है। अवलोकन किया है, माना है ना माना जाए वो अलग बात है, मान लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन एक होता है कोर्ट हैज़ हेल्ड, लास्ट में होता है न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अधिनिर्धारित किया है। यदि ये लिखा है तो वो कानून की तरह बाध्यकारी होता है। उसका अगर माना नहीं जाएगा तो वो न्यायालय की अवमानना होगी और सजा होगी। उसमें वो सिविल या क्रिमिनल अवमानना हो सकती है, वो बात की बात है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं बता रहा हूँ महिलाओं का यौन उत्पीड़न। मैंने क्लास में ये टॉपिक सोशलॉजी और संविधान मिला के जब बताया तो उससे संबंधित कुछ मेरे पास में अपलोडेड नोट्स हैं मेरे, जो कि अपने क्लास के लिए ही अपलोडेड हैं, शिखरा ईस अकेडमी गाजियाबाद के लिए ही। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने सामने पीडीएफ ओपन की हुई है अपनी। ये किसी को भेजने के लिए नहीं है, आई एम सॉरी, अगर आप मांगेंगे तो मिल नहीं पाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, वो पर्याप्त है। मैं बीच बीच में क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई उनको भी आपसे शेयर करता रहता हूँ, मन नहीं मानता तो वो शेयर कर ही देता हूँ। बस उतने ही तक संतुष्ट रहिए, वो काफ़ी मिल जाता है। उसकी पीडीएफ वगैरह नहीं दे पाऊंगा, वो गोपनीय है और मेरे लिए है, वो मेरे क्लास के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें एक मामला है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये बनाम क्या होता है पहले ये समझा दूँ। वर्सेस, जो लोग लॉ के नहीं है उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि है क्या ये केशवानंद भारती बनाम फलाना बनाम। ऐसा होता है, एक सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा पहले, कि अगर सपोज करिए कि एक आदमी ने कोई अपराध किया तो उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, तो सरकार उसके खिलाफ मुकदमा करेगी। सरकार ने मुकदमा किया तो ये बनाम हुआ, सरकार बनाम ए उसका नाम है मान लो, तो सरकार बनाम ए, सरकार ने मुकदमा किया ए के ऊपर, ठीक है। अब अदालत में गया, छोटी अदालत में गया, वहां से ए जीत गया। ए जीत गया तो सरकार को बुरा लगेगा, एग्रीव्ड होगी सरकार। सरकार का मतलब वो विभाग जिसने मुकदमा दायर किया, मान लो मैं ही हूं सेल्स टैक्स में, मैंने किसी व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाया, व्यापारी चला गया ट्रिब्यूनल में, तो केस होगा व्यापारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार कर विभाग या वाणिज्य कर विभाग, जो भी नाम उस समय होगा, वाणिज्य कर है आजकल। तो एबीसी एंड कंपनी बनाम वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश। अब इसमें व्यापारी जीत गया, ट्रिब्यूनल ने व्यापारी को छोड़ दिया, कहा कि नहीं गलत लगाया टैक्स। तो मैं कहूंगा भाई मैंने कैसे गलत लगाया, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। मैं यानी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि, यूपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मैं, मेरी हैसियत से नहीं, ये नहीं होगा कि डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जा रहे हैं उसके खिलाफ, नहीं, वो उत्तर प्रदेश सरकार जाएगी, बिक्री कर विभाग जाएगा, तो विभाग होगा। कभी कभी लिखा जाता है कमिश्नर या आयुक्त वाणिज्य कर बनाम फलाना व्यापारी। अब ये केस उल्टा हो गया, पहले व्यापारी ने हमारे ऊपर किया था, अब हम व्यापारी के ऊपर कर रहे हैं, तो ये चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हम जीत गए, मान लो सरकार जीत गई, तो व्यापारी फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। भाई उससे अगर हम जीत जाएंगे तो उस पर तो टैक्स जो ठोका हुआ वसूल लेंगे, तो वो जाएगा, तो अब फिर से व्यापारी बनाम ये हो जाएगा। इस बीच में क्या होता है कि कभी, अगर ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कभी ट्रिब्यूनल में व्यापारी जीत गया, मैं चला गया हाई कोर्ट सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल पुनर्विचार करे, तो हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल दोबारा भेज देगा, दिस इज कॉल्ड रिमांड, ये रिमांड होता है, तो रिमांड हो गया। अगर हाई कोर्ट ने इसमें एक लाइन और लिख दी कि इसमें ये चीज सही नहीं है, गलत निर्णय दिया है अधिकारी ने, यानी कि कर निर्धारण अधिकारी ने, टैक्सेशन ऑफिसर ने, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है। उस अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट ने स्ट्रिक्ट व्यू लिया, सो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है, कठोरता पूर्वक जो है उसके ऊपर व्यू लिया गया, तो फिर वो काम मैं नहीं करूंगा दोबारा, यानी दोबारा वो चीज करना इलीगल होगा। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की विशेषता होती है कि अगर उसने होल्ड कर दिया तो ये बाध्यकारी है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। महिलाओं के साथ बढ़ते हुए यौन अपराधों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने मार्गदर्शक सिद्धांत दिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में, और कुछ चीजें और। मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, वो जो है डायरेक्टिव दिया हुआ है। तो ये पहला तो ये है कि यौन शोषण के शिकायतकर्ताओं को वकील के रूप में विधिक सहायता दिया जाना चाहिए,
और ऐसा वकील जो आपराधिक न्याय प्रणाली से भली भांति परिचित हो, हु इज वेल अवेयर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसे पीड़ित व्यक्ति को कार्यवाहियों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए तथा पुलिस स्टेशन और न्यायालय में सहायता ही नहीं देना चाहिए बल्कि यह भी बताना चाहिए कि और क्या क्या सहायता दी जा सकती है, जैसे कि मानसिक परामर्श, चिकित्सा सहायता। निरंतरता बनाए रखने की दृष्टि से वकील मामले को अंत तक देखेगा। वकील के लिए डायरेक्शन, यह कोर्ट का डायरेक्शन है। न्यायमूर्ति 3 न्यायमूर्तियों खंडपीठ ने ऐसी महिलाओं को प्रतिकर प्रदान करने पुनर्वास के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हुए हैं। कायदे से इन सिद्धांतों पर कानून बनना चाहिए। सिद्धांत जब न्यायालय दे देता है तो इस पर एक विधि बननी चाहिए, वो विधि संसद बनाएगा। नंबर 2, पुलिस स्टेशन पर विधिक सहायता देना आवश्यक है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति वहां पर भयभीत होता है और अधिवक्ता को सहायता के लिए वहां होना आवश्यक है। अधिवक्ता माने वकील। तीसरा, पुलिस को प्रश्न पूछने के पहले पीड़ित व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार की जानकारी देना चाहिए। पुलिस पहले उसको राइट देगी कि आपको अधिकार है कि आप अपना वकील बुला सकते हैं, ये उसको जानकारी दे और पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाए कि पीड़ित व्यक्ति को यह बताया गया कि उसको अपना वकील बुलाने का अधिकार है, फिर भी यदि वो वकील नहीं बुलाता है तो बात अलग। आगे है इसमें। नंबर 4, पुलिस स्टेशन पर अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिए जो ऐसे मामलों में स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं। विलफुली जो एडवोकेट्स वॉलंटियर करना चाहते हैं ऐसे मामलों में, उनका लिस्ट पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो ये सब तो होता नहीं, प्रैक्टिकलिटी मत जाइए, जो न्यायालय ने कहा है वो सुनिए। जहां पीड़ित व्यक्ति का अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में कौन कौन से एडवोकेट उपलब्ध हो सकते हैं ये। नंबर 5, अधिवक्ता की नियुक्ति पुलिस के आवेदन पर न्यायालय द्वारा यथासंभव की जाएगी। एज सून एज पॉसिबल द कोर्ट शैल अपॉइंट द एडवोकेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस। किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति से विलंब किए बिना प्रश्न पूछे जाएं, अधिवक्ता को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भी कार्य करने का अधिकार होगा। अगर एडवोकेट अपॉइंट करने का पुलिस ने निवेदन कर लिया है न्यायालय से और न्यायालय से अपॉइंट नहीं हो पाया है एडवोकेट बाय द वे प्रोसीजरल उसकी वजह से, तो भी एडवोकेट ऐसे मामलों में पीड़ित स्त्री के लिए कार्य करेगा। अगला, बलात्कार की सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति की पहचान को न खुलना बनाया जाए। एनोनिमिटी रखी जाए। ये बहुत गलत करते हैं अखबार वाले कि जो पहचान जाहिर कर देते हैं, ये गलत है। दूसरी बात है, न्यूज़ में एक बहुत गलत चीज़ होती है, जब कभी ये न्यूज़ आती है कि कोई दुर्घटना होती है, नॉट ओनली रेप की बात बल्कि किसी भी मॉलेस्टेशन की या किसी प्रकार की टीजिंग की, न्यूज़ में रिपोर्टिंग में समय जरूर बताना चाहिए कि रात का समय है, दिन का समय है, जिससे कि बाकी लोग सतर्क हों कि इस समय में भी ये घटना हो सकती है, ये जरूर बताना चाहिए। लेकिन मीडिया से कुछ भी आशा करना व्यर्थ है। जैसा है तैसा है, चल रहा है, बस ये कहिए। नहीं तो मीडिया का कोई नैतिकता नाम की चीज आजकल रह नहीं गई है। एक आध चैनल छोड़ दें तो, और वो भी क्या कहा जाए। अगला, अनुच्छेद 38(1) के अधीन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड का गठन किया जाएगा। जब न्यायालय कहता है, डायरेक्टिव देता है गठन किया जाएगा, तो गठन किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा गठन किया गया है, मेरी संज्ञान में नहीं है कि कोई ऐसा गठन किया गया है। बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति प्रायः बहुत अधिक वित्तीय हानि उठाता है। इनमें से कुछ तो सेवा जारी करने में सहाय होते हैं, यानी जो है अपने को मेंटेन करने में या न्यायालय की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इनको प्रतिकर मिलना चाहिए, यानी कंपेंसेशन मिलना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, जब मैं सर्विस में था, जब मैं ट्रेजरी ऑफिसर था तो डीएम के निकट रहता था, ऐसे मामलों में जिलाधिकारी प्रायः अपने स्तर से सहायता जारी कर दिया करते थे। ट्रेजरी में एक हेड होता है अलग से इसके लिए, उसमें से पैसा निकाल के दंगों में और या रेप का मामला कोई हुआ या कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें कि तुरंत सहायता की आवश्यकता है, तो जिलाधिकारी को अधिकार होता है कि वो उसको तत्काल सहायता प्रदान कर दे, बिना किसी क्षतिकर बोर्ड के, प्रतिकर बोर्ड के, ऐसी चीजें कर सकते थे। आज भी काफी दिनों तक मैंने यही स्थिति देखी है। अब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया 15 साल से, इसकी जरूरत भी नहीं है आपके IAS PCS में जानने के लिए, लेकिन फिलहाल प्रोविजंस में आपको बता रहा हूं कि ये प्रोविजंस हैं। न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर अपराधी के सिद्ध दोष घोषित किए जाने पर प्रदान किया जाएगा और तथा आपराधिक क्षतियां प्रतिकर बोर्ड द्वारा दी जाएंगी, चाहे अपराधी सिद्ध दोष घोषित किया गया हो या नहीं। बोर्ड बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुए कष्ट, पीड़ा और धक्का या गर्भधारण करने के कारण आय में कमी या बच्चे के जन्म पर खर्चे, इसमें यह बताया गया कि प्रतिकर कैसे मिलेगा, यानी कि कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। तो एक तो मामला ये है। मैं यहाँ यहीं तक सीमित हूँ, मैं इस मैटर पे आगे नहीं जा रहा। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स क्योंकि संविधान में बता रहा हूँ और एक खास करके एक खास पार्ट को लेकर चल रहा हूँ।
अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, इसको छोड़ दीजिए, पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये है कि मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला था। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध किया गया। एक्चुअली डिग्निफाइड लिविंग का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, उससे संबंधित कुछ चीजें बता रहा हूं। तो इसमें सिगरेट निर्माताओं के विरुद्ध विज्ञापन के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रिपोर्ट फाइल की गई और न्यायालय ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया। इसमें मुरली देवड़ा का केस बड़ा फेमस हुआ। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता थे, जनहित याचिका एक दायर की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? PIL, जनहित याचिका, जिसमें जनता का कोई फंडामेंटल राइट सामूहिक रूप से छीना जा रहा हो, कलेक्टिवली, और इसको वो व्यक्ति भी दायर कर सकता है अदालत में मुकदमा जिसका कोई इंटरेस्ट निहित ना हो, जिसका हित निहित ना हो, जिसका लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है निहितार्थ, जिसका खुद का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो जनहित में याचिका दायर कर सकता है। DD बसु किताब में लास्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन पढ़ लीजिए, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित याचिका वगैरह के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और ये बातें और किताबों में नहीं मिलती हैं, ये भी बता दूं। तो इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता वो भी धूम्रपान के दुष्प्रभाव के कारण कैंसर, हृदय रोग आदि से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर वो जाता है। पब्लिक प्लेसेस पर लोग धुआं उड़ाते रहते हैं, तो जो लोग धूम्रपान नहीं कर रहे हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कानून बनाया गया और धूम्रपान निषेध प्रस्तुत किया गया। अब इसके बाद एक और केस में आगे लेके चलता हूं आपको, थोड़े इंटरेस्टिंग केसेस बता रहा हूं, जो केसेस बड़े महत्वपूर्ण हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस बड़ा फेमस है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये जो लोग LLB वगैरह करते हैं वो तो बहुत अच्छे समझते ही हैं। 1997 केस है, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 30/11/3011, ये पेज नंबर वगैरह होते हैं। AIR ऑल इंडिया रिव्यू है, उसके अंदर जो केस छपते हैं। विशाखा बनाम पंजाब राजस्थान राज्य में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के समय होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है जारी किए हैं, डायरेक्टिव जारी किए हैं। तो ये निर्देश दिए, सभी नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स, अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी इंचार्ज हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो या पब्लिक, ध्यान दीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए भी महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। देखिए, व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या क्या चीजें जो दंडनीय हैं। शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, फिजिकल रिलेशंस, और उसके लिए प्रपोज करना, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन संबंध के लिए मांग करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करने के लिए, यौन संबंधी छीटाकशी करना, ईव टीजिंग करना, अश्लील साहित्य या कोई शारीरिक, मौखिक, यौन संबंधी मौन आचरण को दिखाना। अगर आप ऑब्सीन लिटरेचर, कोई फोटोग्राफ, कोई कुछ चीज अश्लील, उसको आप दिखाते हैं अगर, तो ये भी जो है यौन उत्पीड़न माना जाएगा। ये जरा समझें इस चीज को, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन के संबंध में सरकारी नियमों में सम्मिलित किया जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में। इसमें वीडियो अलग बनाऊंगा, कई स्टूडेंट इस पर मांग कर रहे हैं, पब्लिक एड के सिलेबस में भी है, बताऊंगा जरूर। प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं के संबंध में औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाए। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के, उनमें शामिल किया जाए। ये कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ये जाहिर किया है। महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए। काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण न हो और ऐसा विश्वास करने का कोई कारण न हो कि नियोजन आदि के मामलों में वे अलाभकारी स्थिति में हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ में कोई यौन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोई ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता है तो नियोक्ता को विधि के अनुसार समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। इफ सपोज समवन इज एम्प्लॉयर, तो उसे ये देखना होगा कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज में अगर कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसकी कार्रवाई करेगा। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प होना चाहिए। अगर किसी का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और अगर ट्रांसफर का ऑप्शन है तो उसको ट्रांसफर करवाने का ऑप्शन होना चाहिए। ये है, ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके बाद ये केस यहीं पे हुआ। जो आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, डिफरेंट केसेस हैं, बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं थोड़े थोड़े। इसके बाद जो है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा का केस है, और इस केस में उन्होंने इसी विशाखा को आगे बढ़ाया। ये 1999 का केस है, और इसमें जो है इसमें क्लर्क और टाइपिस्ट एक महिला थी, उसके छेड़खानी था, श्रुत लेखन डिक्टेशन के लिए प्रशिक्षित नहीं थी,
अपीलार्थी ने जोर दिया वगैरह वगैरह, आगे डिटेल है वो सब नहीं, मुख्यतः क्या किया गया इसमें वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, ये चीज़ें अमानवीय हैं। ईव टीजिंग या किसी का शरीर छूना या किसी को शरीर छूने का एहसास दिलाना, ये गलत है। जानबूझ के जो बसों में लड़के खड़े हो जाते हैं टेढ़े हाथ करके, कोहनी इधर को करके, ये डेलिबरेट है, जानबूझ के स्त्री के अंगों को स्पर्श करने का प्रयास करना है, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आया है और इसके लिए सजाएं उतनी ही है मान्यवर, ये जान लीजिए बहुत अच्छे से। सजाएं उतनी है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन सजाएं उतनी भी हैं जो लड़कियों का निकलना दुभर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं, बट एनीवे समझिए इस चीज़ को। अगर आप एक सभ्य और एक अच्छे व्यक्ति हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि डेलिबरेटली ऐसा न करिए, अच्छी बात नहीं। उसने कहा, न्यायालय ने कहा कि छेड़खानी का प्रयास मात्र करना भी जो है वो छेड़खानी है, यानी कि मॉलेस्टेशन जिसको कहा गया अंग्रेजी में, मॉलेस्टेशन है, प्रयास करना भी मॉलेस्टेशन है। लिखा है कि प्रत्यार्थी का आचरण एक सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं था। मैंने अभी भी आपसे एक सभ्य शब्द बोला, आचरण जो है सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं था, और ये कृत्य यौन शोषण है, नौकरी से पदच्युत करना है, नौकरी से निकाल देना, टोटली बिल्कुल सही किया गया ये चीजें। तो ये देखिए आप, कन्वेंशंस हैं बहुत सारे न्यायालय के, ये कन्वेंशंस हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, तमाम कन्वेंशंस के आधार पर न्यायालय मानता है। और एक बात जान लीजिए कि न्यायालय सदैव असभ्यता के विरुद्ध है। न्यायालय कभी भी असभ्य व्यक्ति को कोई लाभ नहीं देता है, इसलिए जीवन में सभ्यता सीखिए, बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, सभ्यता सीखिए, बहुत आवश्यक है। इस बीच आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, फेयरनेस क्या है लॉ में। मेनका गांधी का केस था, इस केस में यह होल्ड किया है माननीय न्यायालय में ने कि विधि और प्रक्रिया दोनों को उचित, ऋजु और युक्त होना चाहिए, उचित, ऋजु और युक्त होना चाहिए। मेनका गांधी केस में यह निर्धारित किया गया है। और इसी तरह हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य में, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ये सारे केसेस हैं, कुछ इसी तरह की बातें इनमें आपको मिलेंगी। युक्त दैट इज प्रॉपर, युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, प्रॉपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। रीजनेबल डिफाइंड नहीं है, न्यायालय समय समय पर रीजनेबल को अलग अलग तरीके से बताता है। विधि और प्रक्रिया, लॉ एंड प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस, बोथ शुड बी रीजनेबल, प्रॉपर, उचित, प्रॉपर। याद रखिए भगवान बुद्ध सदैव जो है मध्यम मार्ग की बात करते हैं, उचित, सम्यक, ये हमारे न्याय प्रक्रिया में भी सम्यक मौजूद है। और ऋजु, ये जो ऋजु है, फेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिब्यूनल तक को कहा गया है कि ट्रिब्यूनल अपने आप को प्रशासनिक न्यायालय न समझें, अपनी प्रक्रिया ऋजु रखें, फेयर रखें। फेयरनेस में है पहली बात दूसरे पक्ष को सुनना, सुनवाई का उचित अवसर, ऑडी अल्टरम, जरूरी है कि दूसरे पक्ष को सुने, ये बहुत आवश्यक है। जब तक दूसरे पक्ष को सुनेंगे नहीं तब तक नहीं काम चलेगा। कोई मुझे युक्त अवसर देना पड़ेगा। अगर मेरे सामने मैंने नोटिस दिया है, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं जब, और उसके अलावा आगे के पदों पे जब रहा हूं, तो मैं असेसमेंट ऑफिसर रहा, दैट इज अ क्वासी जुडिशियल पोस्ट। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक, यानी मैं जो लिख के देता हूं ऑर्डर व्यापारी के लिए करता हूं, दैट इज नॉट ऑर्डर, दैट इज जस्ट लाइक ए जजमेंट। उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील होती है, और ट्रिब्यूनल के बाद अपील होती है हाई कोर्ट में। मैं स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर रहा, इसलिए हाई कोर्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता सुप्रीम कोर्ट में जाता, डिपेंड करता है, और भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। विद्युत विभाग मैंने टैक्स लगाया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। टेलीफोन डिपार्टमेंट मैंने टैक्स लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, मैंने प्लीड किया सुप्रीम कोर्ट तक जाके। तो एक्चुअली हम लोग जब क्वासी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं तो हमारी प्रक्रिया भी ऋजु होनी चाहिए। ऋजु यानी फेयर। फेयर का मतलब है मैंने व्यापारी को नोटिस दिया कि आप दिनांक इस को इतने बजे मेरे कार्यालय में उपस्थित होइए, वो नहीं हो पाया तो हमें एक मौका और देना पड़ेगा कि आपसे ही कहा गया था आप नहीं आए, फिर देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने उसको युक्त अवसर दिया कि नहीं, क्योंकि न्याय का सिद्धांत है कि अगर मैं न्याय करने बैठा हूं, भले ही अर्ध न्याय है ये, अर्ध न्याय का मतलब क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि मैं डिपार्टमेंट के फेवर में सोच रहा हूं, मेरा माइंड कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट के फेवर में बाइस्ड है, मैं टैक्स वसूल करने के लिए हूं, छोड़ने के लिए नहीं हूं। परिस्थितियां अगर है वो प्रमाण देता है, बॉर्डर जो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ है जो उसके ऊपर है, व्यापारी के ऊपर, वो कहता है कि सर ये टैक्स मेरा लगता तो इतना पर है, लेकिन ये मेरे छूट के सर्टिफिकेट है, सो दैट मेरी इतनी छूट आप दे दीजिए, तो मैं उसको सर्टिफिकेट के आधार पर छूट दूंगा। अगर वो मेरे सामने फॉर्म ई, फॉर्म एफ या फॉर्म ए वगैरह बहुत सारे फॉर्म हुआ करते थे, अगर वो देता है तो मैं उसको वो छूट दे दूंगा कि इस आधार पर, ये कभी अलग बताऊंगा मैं आपको। तो वो छूट देना तब है कि जब वो सिद्ध करे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है,
मेरे ऊपर नहीं है, मैं तो लगाने वाला बैठा हूं, मेरा काम तो लगाना है, छुड़ाते बने तो छुड़ा लो। तो ये अर्ध न्यायिक है। न्यायिक में ये होता है कि अगर छूटने योग्य है तो छोड़ दूंगा, लगाने योग्य है तो लगा दूंगा, तो ये अर्ध न्यायिक है। दूसरी बात, मैं सजा नहीं कर सकता, तो ये अर्ध न्यायिक है। अगर सजा करने का अधिकार होता तो मैं मजिस्ट्रेट होता। अब हमारे यहाँ सेस्टेक्स में जब मैं आगरा में पोस्टेड था, उस वक्त से असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर कहलाती है। अब हमें वो अधिकार भी मिल चुके हैं कि हम जेल भी भेज सकते हैं, और जो बकायेदार हैं उनको जेल भी भेज सकते हैं, तो ये अधिकार भी मिल गए हैं। तो ये मैं कल कलेक्टर पढ़ा रहा तो मुझे ध्यान आया कि यूट्यूब पे मुझे बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को ये बात। तो कलेक्टर के अधिकार भी बताऊंगा मैं कभी, जिससे आप लोग मोटिवेट हों थोड़े कि कलेक्टर कितने अधिकार हैं, कितने सारे विभागों का मालिक होता है, वो बताऊंगा। तो ये जो मैंने रिजुता बताई है, फेयरनेस, ये फेयरनेस है, यानी कि हमें पहले अवसर देना पड़ेगा। और अगर वो कहता है कि मैं आर्गुमेंट करूंगा विपक्षी से दूसरे पक्ष से, तो हमें वो अवसर देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर भी मुझे देना पड़ेगा। मेनका गांधी केस में ये क्लियर कट कहा गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ और भी बातें हैं जो और जगह जरूरत पड़ती तब बताया जाता है। फिलहाल यहाँ इतना बताना जरूरी था। रिजुता क्या होती है, ये जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का चैप्टर है, प्रशासनिक विधि के चैप्टर में। इसकी बुक है हिंदी में जय जयराम उपाध्याय, इंग्लिश में भी है जय जयराम शायद उपाध्याय ही है, जहां तक ख्याल है। तो उनकी बुक है, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी आई कांट टेल यू, तो ये ढूंढिए आप स्वयं ढूंढिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एडजुडिकेशन का, इसको एडजुडिकेशन कहते हैं, न्याय निर्णय कहते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, कुछ केसेस को लेके बीच बीच में। आज मैंने सोचा कुछ फुटकर केस बताऊंगा आपको, एक दूसरे से संबंधित भले ना हो लेकिन कुछ जानकारी आपको मिले। एक शब्द होता है सद्भावना, एक दुर्भावना, मेलाफाइडी बोनाफाइडी। यदि मैं सद्भावना पूर्वक कोई फैसला करता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि इतने साल से मैं कर रहा हूं असेसमेंट, और इतने सारे केसेस मैंने किए हैं, तमाम हजारों केसेस किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, मैंने जीते भी हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऑथेंटिक तो वही होता है जो मैं अपने बारे में जानता हूं, तो वही बता रहा हूं आपको कि दुर्भावना और सद्भावना। एक व्यापारी मेरे सामने आता है, मैं देखता हूं, उसके बही खाते देखता हूं, चेक करता हूं, उसको क्वेश्चन करता हूं, शो कॉज नोटिस देता हूं, उचित समय देता हूं, उपस्थित होने का अवसर देता हूं, सब कुछ सही है। इसके बाद मैं फैसला करता हूं तो इस सद्भावना पूर्वक लिया गया निर्णय, भले ही मैं उस पर टैक्स ठोंक दूं, जुर्माना ठोंक दूं, रीजन ये मेलाफाइडी नहीं है, बोनाफाइडी है। लेकिन एक ये है कि अच्छा ये आता नहीं है, मैं बुलाता हूं इतने बार, ठीक है बच्चों मैं देखता हूं तुम्हें, और मैंने उठाकर उस पर टैक्स लगा दिया। अब ये कहो ये कैसे पता चलेगा? इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब मैंने आगरा में ज्वाइन किया था 1987 में, तो मेरे पूर्वाधिकारी एक थे, उन्होंने अपने फैसले में एक मजेदार बात लिख रखी थी, निहायत बेवकूफाना बात थी वो, बिल्कुल एब्सर्ड बात थी जो नहीं लिखना चाहिए कभी भी। इसके ऊपर उनके अधिकारी ने उन्हें दंड भी दिया था, उनको रिटायरमेंट के समय वार्निंग हो गई थी। उन्होंने लिखा था कि व्यापारी शक्ल से चोर दिखाई देता है इसलिए मैं उस पर टैक्स लगाता हूं। ये कोई तरीका हुआ भाई? कोई शक्ल से कैसे चोर दिखाई देता है? बड़ा ही केस, मतलब इंटरेस्टिंग केस है, जो कि ट्रेनिंग वगैरह में भी हमें बताया जाता था। तो उसको खैर वो तो कोर्ट ने छोड़ दिया और अधिकारी को झाड़ पिलाई कि ये क्या तरीका है। ये दुर्भावनापूर्ण आदेश है। आप किसी खास शक्ल के लिए दुर्भावना रखते हैं, मेलाफाइडी रखते हैं, बाइस्ड हैं आप उसके प्रति, तो आप उसको शक्ल से चोर देख रहे हैं और इसलिए आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। भाई व्यापारी के टैक्स लगाने, व्यापारी के टैक्स एवेजन के, कर बचाने के, कर वंचन के कोई प्रमाण हो तब तो लगाइए, तो वो सद्भावना पूर्वक है। ये दुर्भावना पूर्वक हुआ, ये गलत बात है दुर्भावना पूर्वक टैक्स लगाना। एक ने लिखा था चूंकि इस व्यापार के ज्यादातर व्यापारी करवंचन करते हैं, टैक्स एवेजन करते हैं, अतः इन्होंने भी किया होगा इसलिए इन पर टैक्स लगाया जाता। नो, गलत है ये चीज जो है बिल्कुल गलत है, और ऐसा नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए और नहीं कर सकते। अदालत से झाड़ पिलाई जाती है ऐसे बहुत बुरी तरह, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं। एक माखन सिंह का मामला था पंजाब राज्य का, तो उसमें केस तो कुछ और ही है, वो एसडीएम एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का भी मामला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला है, ये सब है, ये सब तमाम सारे मामले। लेकिन इनके बीच में से एक चीज निकाल के मैं ला रहा हूं आपके लिए कि दुर्भावना, इनमें मेनली मुझे बताना है दुर्भावना क्या है। इनमें दुर्भावना पर डिस्कस किया गया इन मामलों में। दुर्भावना दैट इज मेलाफाइडी, दुर्भावना है। मेंस रिया, दो तरह की दुर्भावना होती, जिसके खिलाफ हम फैसला कर रहे हैं, जिसको हम दंड देने जा रहे हैं न्यायाधीश की हैसियत में या क्वासी जुडिशियल टैक्सेशन ऑफिसर की हैसियत में, तो वो यदि मैं उसमें ये देखता हूं उसकी दुर्भावना है कि नहीं, वो व्यक्ति दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहा है, उसका इरादा टैक्स बचाने का है, उसका इरादा सरकार को नुकसान पहुंचाने का है, उसका इरादा उस व्यक्ति का, ठीक है, वो मेंस रिया है। और मेंस रिया वो दुर्भावना हुई।
मैं अगर दुर्भावना पूर्वक फैसला करता हूं तो ये मैलाफाइडी है। कोई मालाफाइडी पढ़ता है इसे, कोई मैलाफाइडी पढ़ता है, जो मर्जी पढ़ लो। तो ये मैलाफाइडी है। दुर्भावना पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश खन्ना ने एक डिसीजन में कहा था इस प्रकार की बात जो है कि इस प्रकार की दुर्भावना ही सबसे पहले देखनी चाहिए कि दुर्भावना क्या है, इन्होंने क्या दुर्भावना से काम लिया है। कई बार हमारे फैसलों पर जो है, जो हम लोग जजमेंट करते हैं, क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स, तो वो जो फैसले करते हैं उन फैसलों पे कभी कभी न्यायालय ये कहता है कि न्याय की आदेश करने में अधिकारी ने मस्तिष्क से काम नहीं लिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, हैज नॉट अप्लाइड माइंड। चूंकि हिंदी में फैसले होते हैं, हैज नॉट अप्लाइड माइंड, मस्तिष्क से कार्य नहीं किया है, तो ये हैज नॉट अप्लाइड माइंड गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दुर्भावना एक और है, यदि मैं अपना मस्तिष्क देता हूं किसी को, मस्तिष्क कैसे देता हूं, निकाल के थोड़ी दे देंगे। ये ऐसी चीज है कि यदि मैं किसी से कहूं कि देखो तुम मुझे कल तुम कोर्ट में हाजिर हो जाना, और अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हें इतना जुर्माना ठोक दूंगा, कल तुम मेरे कार्यालय में आना, तुम बहुत एरोगेंट होते जा रहे हो, तुम बहुत गड़बड़ आदमी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मैं उसको माइंड दे रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। नो, मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मैं माइंड दूंगा। ये दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब ये उसको अल्टीमेटम दे दिया तो मैं कल तक बराबर यही सोचूंगा कि अगर ये नहीं आया तो मैं इसको रगड़ दूंगा। तो ये गलत है। न्याय शांत मन से किया जाता है, न्याय सदैव शांत मन से होता है। एक न्यायाधीश से उम्मीद की जाती है कि वो शांत मन रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि न्यायाधीश फिर भी शांत मन रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं, हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब आप कहेंगे क्या न्यायाधीश से बड़ी शक्ति होती है? देखो, एक बात है, आदमी को जो व्यापारी अपने भाषा में कहते हैं कि धंधे पे चोट बहुत बड़ी चोट, पेट पे लात बहुत बड़ी लात। एक्चुअली क्या होता है कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स आदमी से सब छीन लेते हैं। तो एक अधिकारी के अंदर एक इतना दंभ भर जाता है, इतना घमंड भर जाता है, मैं किसी को कंगाल कर सकता हूं। मुझे ट्रेजरी में एक पेंशनर ने कहा था, बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड, उन्होंने कहा था कि आप जब किसी को नौकरी दे नहीं सकते तो उसकी लीजिए मत, कम से कम। अगर उसकी नौकरी आप लेते हैं तो वो बहुत बद्दुआ देगा आपको। तो इसलिए जो बात लीगल नहीं है, भले ही एथिकल है, लॉ के हिसाब से मैं नौकरी ले सकता हूं किसी की, मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, ठीक है, लेकिन देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको अपॉइंट करने का अधिकार मुझे नहीं है। लीगली मुझे उसे टर्मिनेट करने का भी अधिकार नहीं, लेकिन अगर मैं एक रिपोर्ट भेजूंगा तो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उसको नौकरी से निकाल बाहर करेगी। लेकिन अगर मैं किसी को रिकमेंड करूं कि इसको यूपी गवर्नमेंट रख ले तो वो रखेगी नहीं। हमेशा याद रखिए, सजा वही दे सकता है जो नौकरी पे रखता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर नीचे के अधिकारी रिकमेंड कर दें तो ऊपर के अधिकारी प्रायः सजा दे ही देते हैं, प्रायः दे ही देते हैं। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने एक चीज ध्यान रखी कि अनावश्यक मैं सेल्स टैक्स में किसी को ना सताऊं, ये ना करूं अनावश्यक, वरना तो हमारा काम ही सताने का है, जल्लाद की नौकरी है, फांसी लगानी पड़ेगी, लेकिन अनावश्यक ना सताऊं। इस डिपार्टमेंट में इतना ईगो आ जाता है, ये आता है मैं इसको नेस्त नाबूद कर सकता हूं, इसको मैं बर्बाद कर सकता हूं, ये आता है जिसके पीछे पड़ जाए। और ये मत सोचिए कि किसके पीछे पड़ जाए। तमाम लोग सोचते हैं कि अरे मैं कोई, मुझे सेल्स टैक्स से क्या मतलब है। मेरे साथ के एक अधिकारी थे, मैं आपको बताऊं, गलत निर्णय था उनका, लेकिन मैं आपको कोट करे बिना नहीं रह रहा, ये एक्टिविज्म से ज्यादा एक्टिविज्म है। किसी आदमी से पर्सनली झगड़ा हो गया मोहल्ले में उनका, उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, उसने कहा मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूं जो तुम मुझे देख लोगे। उन्होंने उसके नाम से फर्जी रसीद काट दी, एक कुछ रुपए की, कुछ हजार रुपए की, अपनी जेब से, और उनको व्यापारी सिद्ध कर दिया। व्यापारी का मतलब होता है हमारे यहाँ सेल्स टैक्स में कि जिसने एक खरीद और एक बिक्री कम से कम कर रखी हो, और एक बिक्री का बिल काट दिया, बिल छपवा दिए फर्जी तौर पे और बिल काट दिया, उसको व्यापारी बना दिया, उसको असेसमेंट का नोटिस भेज दिया, और नोटिस भेजने के बाद जब वो नहीं आया तो उसके खिलाफ टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा के अमीनों के पीछे पड़ गए कि इससे वसूल करो, और उसके इतना टैक्स लगा दिया कि उसके घर की नीलामी होने की नौबत आ गई, और उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया। उसने खूब शिकायत की, खूब चिल्लाया, कोई प्रूफ नहीं था, और सब जानते थे उनके आसपास के लोग। अब ये मत पूछने लगना मुझसे कि आपने क्या किया, मैं कोई उनकी अथॉरिटी थोड़ी था। आप लोगों में बहुत से लोग होते हैं मीन वेक निकालने वाले, खोच निकालने वाले, कि तो आपने क्या किया उनके लिए। मैं क्या करता, मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनका कोई बॉस थोड़ी हूं। जैसे और मोहल्ले वाले थे, मैं भी था, मुझे पता था कि ऐसा, मेरे पास कौन सा प्रूफ रखा हुआ है कि उन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इसको बता दूंगा और मैं दुनिया को बता सकता हूं। ये गलत चीज होती है, ये मैलाफाइडी है, दिस इज कॉल्ड दुर्भावना। इसी के लिए तमाम न्यायालयों में तमाम न्यायाधीशों ने रोका है कि दुर्भावना का प्रयोग ना करें, ये गलत है। जब आप किसी पद पर पहुंचे, याद रखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। टैक्सेशन एब्सोल्यूट पावर देती है, बहुत बड़ी पावर देती है। टैक्सेशन कई मामलों में मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है,
क्योंकि वो इंसान को बर्बाद कर डालता है और जिसको चाहे उसको बर्बाद कर डालता है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, मैंने अपनी लाइफ में सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं कि जब टैक्सेशन ऑफिसर किसी के पीछे पड़ गए हैं तो इतनी तरफ से घेरा उन्होंने, इतनी तरफ से घेरा है, काटा पानी नहीं मांग पाया, ये हालत हुई है। इसीलिए तो मुझे डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता, इसके अंदर दम्भ बहुत है, घमंड बहुत है। सीनियर भी जूनियर को इसी निगाह से देखते हैं कि बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वाली निगाह होती है। तो इसीलिए ये जरूर याद रखिए कि शक्ति भ्रष्ट करती है और परम शक्ति परम भ्रष्ट करती है। जितने ही पावरफुल डिपार्टमेंट में जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज्यादा होगी। तो न्यायालय के बहुत बेहतरीन फैसले हैं। ये तो मैं 3-3 घंटे में पढ़ाता हूँ, उसका मैं आधे घंटे में क्या बता सकता हूँ। जो एक एक केस में 3-3 घंटे देता हूँ, कई बार बहुत अच्छे, उसमें समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि और संविधान, सभी चीजें शामिल करके पढ़ाता हूँ आपको। नैतिकता, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, 6 चीजें शामिल करके पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि ईश्वर कृपा है 6 चीजों में थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट हूँ ही मैं, तो पढ़ा सकता हूँ। बस यही फर्क होता है, बहुत से लोग पढ़ा तो लेते हैं, 6 चीजों को जोड़ नहीं सकते। आप आईएएस तभी बनेंगे जब ऐसी 6 चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे। जोड़ना सीखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, पुराने वीडियो बेकार नहीं हुए मान्यवर, पुराने वीडियो देखोगे, जो देखता है वो कहता है अरे सर वो तो बहुत बढ़िया। अरे तुमने तो एक देखा, देखो तो 400 वीडियो से ऊपर हो चुके हैं। तुम्हारे लिए तो बनाए गए, किसी और के लिए थोड़े बनाए गए, देखो उनको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।